अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाज़िर हुई हूँ एक नए नॉवल के साथ जिसका नाम है जॉना और जिसके राइटर हैं मिस्बा मलिक। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। इससे पहले नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। वक़्त बहुत कुछ छीन लेता है। मेरी तो खैर मुस्कुराहट थी। वक़्त अच्छा हो या बुरा, गुज़र ही जाता है। बस फ़र्क इतना होता है कि अच्छा वक़्त जल्दी गुज़र जाता है और बुरा वक़्त रींग-रींग कर गुज़रता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में वक़्त का काम है गुज़रना और वो गुज़र जाता है। मीर सलार हैदर अपने ऑफिस में बंद आंखों के साथ आरामदाह सोफे पर बैठा, घुटने पर रखे हाथ को हरकत दे रहा था और इसके दाएं जानिब इसका खादिम खास करमदाद खड़ा था और परेशानी से अपने साहब को देख रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका साहब ऐसे अंदाज में तब भी बैठता है जब किसी को जहन्नम वसल करना होता है। और वो सोच ही रहा था कि आज किसकी बारी होनी है। मीर सलार हैदर ने एकदम से अपनी काली स्याह आंखों को खोला और करमदाद पर नजर डाली तो गाड़ी वो बुखलाकर इधर उधर देखने लगा। दाद, आज रात के लिए स्पेशल प्रोग्राम होना चाहिए और ख़ास मेहमान को बुलावा भेज दो। मीर सलार ने एकदम से करमदाद को हुक्म दिया। बुलावे का मतलब किसी को उठाना है। जी साहब जी, जैसा आपका हुक्म। करमदाद को पता था कि आजकल इसका साहब अफान पे तपा हुआ है, जिसको मीर की 2-3 बिजनेस डील का पहले ही पता चल गया था और वो डील्स ले उड़ा था। बस मालूम करना है कि इतनी हिम्मत किस में आ गई है जो बार बार गद्दारी कर रहा है और मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। मीर सलार बड़बड़ाया। जो हुक्म आपका। करमदाद जवाब देकर ऑफिस से बाहर निकल गया था। वो मीर सलार हैदर था, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसे हर उल्टी चाल को सीधा करना भी आता था और बिगड़े काम को संवारना भी। वो जब अपनी घूर स्याह आंखों को उठा के देखता तो अगले बंदे की नजरों में ही भस्म कर देता। इसकी आंखों में हर वक्त ही सर तासु रहता था जो अगले इंसान को इसके औकात में रहने देता था। इसकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि हर कोई बात करते हुए लाख बार सोचे। खड़ी मगरूर नाक और घनी स्याह मूंछों के नीचे अनाबी लबों मुस्कुराने का हुनर कम ही जानते थे। वो जब चलता तो अपने पाँव की धमक को जमीन पर छोड़ते हुए जाता है। वो जितना खुशशक्ल था इतना ही दुश्मनों के लिए बेरहम था। मीर सलार से भिड़ने के लिए इसी जैसे दिमाग की जरूरत होती है और वो दिमाग शायद ही किसी के पास हो। इसी वजह से लोग इसे बेस्ट और डेवल लूसीफर के नामों से पुकारते हैं। हाँ, मीर सलार हैदर द डेवल। आज की ताज़ा खबर। आप सबकी नज़र तानिया के लाउंज में आते ही अपना स्पीकर फाड़ और लाउंज में बैठी सारी आवाम ने अपना काम छोड़कर इसे देखा, जैसे वो वाकई न्यूज़ एंकर हो। यार जल्दी बता, ऐसी कौन सी न्यूज़ है? ये सदा की जल्दबाज़ी थी। अरे कुछ नहीं, बस बकवास ही करनी है इसने, तानी ने कहा। महक ने मुंह बनाकर कहा। अरे सुन तो लो, क्या पता काम की खबर हो। ये वली की आवाज़ थी जो तानी के हर काम को ठीक ही कहती है, क्योंकि इसे तानी दिलो जान से पसंद है। बस बस चुप कर जाओ तुम लोग। मैं जो खबर सुनाने लगी हूँ ना, इसको सुन के तुम लोगों के मुंह खुल जाने हैं। तानिया ने धाड़ के कहा। तो बहन सुना दो या फिर 20 तोपों की सलामी दे, निशा ने जलकर कहा। 20 नहीं, 21 तोपों की सलामी होती है। मिशा ने फिक्र सही करना लाजमी समझा। तुम लोग अपनी चिक चिक बंद करोगे? वली ने गुस्से से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सबने मिलकर शौकी से कहा। तो सुनो, आज की ताज़ा खबर यह है कि बड़े पापा ने हमारी छोटी फूफो को हॉस्टल में भेजने का फैसला किया है, तानी ने ड्रामाई अंदाज में बताया। क्या? ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। क़यामत आ सकती है मगर ये नहीं। सब ने अपनी अपनी बोली स्टार्ट कर दी थी। ये सच्ची खबर है और दादा ने भी हाँ कर दी है। तानिया ने जब ये कहा तो सबके मुंह ही खुल गए। अगर दादा ने हाँ कर दी है तो फिर ये सच्ची खबर है, मिशा ने जवाब दिया। और जिसके बारे में ये फैसला किया गया इसका क्या रिएक्शन है? तोफी ने अहम नुक्ता उठाया। इसे तो फिलहाल पता ही नहीं है, तानी ने बताया। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, वली ने महफिल बर्खास्त की। मीर सलार ने व्हाइट विला के सामने गाड़ी रोकी तो गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया था और ना देर होने की सूरत में वो नौकरी से फारिग हो जाता। इसी वजह से पहले 3 गार्ड नौकरी गंवा चुके थे। व्हाइट विला को मीर सलार खुद से डिज़ाइन करके बनवाया था और वो देखने वालों को महफत कर देता था। इस विला में हर चीज़ ही सफ़ेद है, क्योंकि मीर को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। मीर ने गाड़ी से निकलकर सफ़ेद फर्श पर कदम चबाए और घर के पिछली साइड की तरफ कदम बढ़ाए। वो इधर तभी जाता था जब किसी को तकलीफ देनी हो। मीर अपनी सर्द आंखों के साथ पिछली साइड पर बने तहखाने में उतरने लगा। तहखाने को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि देखने वालों को सिर्फ एक ही कमरा लगता था, लेकिन हकीकत में इसके अंदर भी कमरे निकलते थे और इनमें तहखाने बने हुए थे। और इस तरह का काम सिर्फ मीर सलार ही कर सकता है और कोई नहीं। हाँ दादा, इसने कुछ बताया है या मेरे आने का इंतजार कर रहा है? भीड़ ने अपनी सर्द आवाज में पूछा। नहीं साहब, कुछ नहीं बताया, दाद ने सर झुकाकर जवाब दिया। तो फिर तुम इसकी मेजबानी कर रहे हो? भीड़ धाड़ के कहा। दफा हो जाओ और जाते हुए दरवाज़ा लॉक कर देना। करमदार सर झुकाए बाहर चला गया था। हाँ, तो तुम सुफियान दी ग्रेट गद्दार, तुम्हें लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ
जिससे यही नहीं पता लगेगा कि मेरे बिजनेस की खबरें कौन बाहर दे रहा है। मुझे दूसरी डील पर ही पता चल गया था, तीसरी तो सिर्फ कंफर्म करने के लिए की थी। मी ने पास को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दे, ये पहली बार हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सुफियान ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, पहली बात तो ये, तुमने ये पहली बार नहीं किया। दूसरी बात ये कि गद्दारी के लिए मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई लफ्ज नहीं है। मैंने सर्द आवाज में कहा और एकदम से ही प्लास से कड़क की आवाज के साथ इनकी पांचों उंगलियां तोड़ दी। इसके बाद तेज नोकदार चाकू ने इसकी टांगों पर छोटे छोटे कट लगाए। सुफियान की चीखों की आवाज बाहर तक जाती। अगर कमरे में साउंड प्रूफ ना होते। कल फिर आऊंगा ताकि तुम अच्छी तरह याद रखो और भूलने से भी ना भूलो कि मीर सलार हैदर से वास्ता पड़ा है। द वन एंड ओनली लॉसिफर। इसकी बंधी हुई कुर्सी को धक्का देते हुए मीर बाहर निकल गया था और पीछे से सुफियान की चीखें ही रह गई थी। अपने जने जैसे बेडरूम में आकर मीर पहले फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम में घुस गया। अपने आरामदायक कपड़े को पहनकर मुलाजमा को खाने का लगाने का हुक्म दिया और वो न्यूज़ चैनल पर सर्चिंग करने लगा। मीर के चेहरे पर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि अब वो कितना फ्रेश और हिशाश पिशाश है। ये दुनिया यहाँ दर्द देकर राहत मिलती है लोगों को। सादिक खान अपने कमरे में नजर का चश्मा लगाए किताब पढ़ने में मसरूफ थे जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वह दस्तक ही से ही पहचान गई थी कि भाई कौन सी हस्ती है। आ जाओ बेटा, सादिक खान ने मुस्कुराते हुए इजाजत दी। परियाम ने हल्का सा सर अंदर करके देखा, कहीं अम्मा जान तो नहीं है। जब यकीन हो गया कि बाबा जान के अलावा कोई नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता कदम बाबा की तरफ बढ़ाए। सादिक खान ने नजर का चश्मा उतारा और अपनी सबसे छोटी बेटी और प्यारी बेटी को देखा, जिसे देखते ही इन्हें परियाम की पैदाइश याद आ गई। जब पता चला कि इनके घर में नन्हे मेहमान ने आना है तब वो इसे अपने छोटे बेटे की भी शादी तय कर चुके थे और वो खुद पोतों और नवासियों वाले हो चुके थे। ऐसे में ये खबर सब घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। इसकी बीवी और सब घर वालों ने बहुत कोशिश की कि ये बच्चा ना हो, मगर सादिक खान की कस्मों और धमकियों की वजह से कुछ ना कर पाए। ऐसे में छोटे बेटे की शादी भी जल्दी कर दी और बेटी की भी। परियाम से पहले सादिक खान के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़े वाले अदनान और इसकी शादी बीवी की भांजी नईमा से। इनके 4 बच्चे थे, वली, मिशा, वसी और निशा। फिर हिफ्जा, इसके भी 2 बच्चे थे, मिशाल और सुफियान। इसके बाद अफनान, इसके भी 3 बच्चे थे, तानिया, सानिया और वसी। सबसे छोटा सलमान और इसके भी 2 बच्चे, महक और अली। और फिर अक्सा, इसके भी 2 बच्चे थे, नजिया और नईमा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक सादी की बीवी नसीम को प्रेगनेंसी की खबर मिली, वो भी तब जब बड़े बेटे के 3, दरमियाने वाले के 2 और बेटी के बच्चे पैदा हो चुके थे। प्रियम की विदाई पर कोई भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि इसकी माँ भी नहीं। भाई बहनें भाभियाँ तो दूर की बात थी। परियाम के पैदा होने के बाद सब घर वालों ने ऐसा रवैया रखा जैसे घर में कोई नया इजाफा ही ना हुआ हो। बस ये इसके बाबा जान ही थे जो इसका ख्याल रखते, इसका फीडर बनाना, इसके कपड़े बदलना, हर चीज़ का ख्याल रखना। परियाम बचपन से ही अलग थलग और अकेली रहती थी, हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती, जिसकी वजह से वो थोड़ा अटक के बोलती थी। जी बाबा जान, परियाम ने आहिस्ता से कहा। परियाम की आवाज़ सुनते ही सादिक खान चौंके। आओ बेटा बैठो, बाबा ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसके बैठते ही बाबा ने गला साफ किया और आहिस्ता से बोले, आपका एडमिशन 3rd ईयर में हो गया है और कुछ दिनों तक आपको हॉस्टल भेज देंगे। फिर हमने घबरा कर नजरें ऊंची की, लेकिन बोल कुछ नहीं पाई। बाबा को पता चल गया था कि वो नहीं जाना चाहती। वो तो घर में भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इंटर भी इसने प्राइवेट से ही किया था और ऐसे कमरे में सीधा हॉस्टल जाना परी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन वो वही सदा की बुजुर्ग, कभी ना बोलने वाली, आज भी चुप ही रही। बाबा जान भी क्या करें, अब बेटों और बहुओं के सामने नहीं बोल सकते। बाबा जान के बच्चों को ये बताते हुए शर्म आती है कि परी इनकी छोटी बहन है और इनके बच्चों से भी छोटी उम्र की है। जो भी सामान लेना हुआ साथ जाके ले आएंगे, फिर हफ्ते तक हॉस्टल भी जाना होगा। बाबा ने परी का सर थपकते हुए कहा, ठीक है बाबा जान, अब मैं जाऊँ? परी ने जवाब देते हुए पूछा, जाओ बेटा जाओ। बाबा ने आहिस्ता से सर हिलाया। परी भागते हुए रूम में आई और जोर से अपने बेड पर गिरी। वो यही सोच रही थी कि कहाँ आगे कैसे पढ़ेगी, इसकी पढ़ाई से जान जाती है और सोने पे सुहागा हॉस्टल में रहकर पढ़ना, पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी। और वो मोड़ अच्छा होगा या बुरा, ये तो फिर वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से अच्छा उस्ताद कोई नहीं होता। दुनिया की रंगीनियों से सीखा ये सबक, इंसान भी आर्जी, जज्बात भी आर्जी। वो अभी जिम और एक्सरसाइज से फारिग हुआ था कि अचानक सेलफोन पर रिंगटोन ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इसने गुस्से से फोन की तरफ देखा और सेक्रेटरी की कॉल देखकर पिक की। हाँ बोलो, सुबह सुबह क्या मुसीबत आ गई है जो तुम्हें चैन नहीं लेने दे रही? सलार ने गुस्से से चबा चबा कर कहा, जैसे अगर वो सामने होता तो जरूर 2-3 थप्पड़ खा चुका होता। जी सर, वो हमारे लंदन ग्रुप के साथ जो डीलिंग होनी थी, इसकी फाइल चोरी हो गई है। और सलार ने अपनी मखसूस सर्द आवाज को खींचा। और सर, इनको पता चल गया कि इनके लिए वो अपनी डीलिंग से इनकार कर रहे हैं, हमारे करोड़ों रुपए खाने के चक्कर में हैं। सेक्रेटरी अया से मिनमनाते हुए कहा।
अयाज, तुम्हें क्या लगता है मैं जो इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा हूँ किस तरह कर रहा हूँ? सलार ने इतनी बड़ी परेशानी वाली खबर के बरअक्स पूछा तो सेक्रेटरी भी घबरा गया था जो सर को कहा गया है। सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे यार, मुझ में कुछ तो ऐसा होगा जो मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ। सलार ने तबीयत के बरखिलाफ मजाकिया अंदाज में कहा तो अयाज को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ क्योंकि ये इसके काम करने के दौरान पहली बार हुआ था कि डेवल हंस के बात कर रहा है। जी बिल्कुल सर, अयाज ने इनकी समझ अंदाज के में जवाब दिया। तो फिर भी तुमने गद्दारी करने की कोशिश की? सलार ने धाड़ते हुए कहा जैसे अगर वह सामने होता तो अब तक इसके हाथों कत्ल का हो चुका था। सर, अयाज को एकदम शौक लगा कि सलार को कैसे पता चला। तुम्हें क्या लगा तुम फाइल चोरी करोगे और मेरे ही ऑफिस में और मुझे पता नहीं लगेगा? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने ऑफिस में कुछ तो खास बनाऊंगा ना कि कोई आम शख्स ना घुस पाए। सलार ने सर्द आवाज में कहा, सर आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें, बस आखिरी मौका दे दें, मैं सारी उम्र आपकी नौकरी करूंगा। एयाज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ओके तो मैं माफ़ किया, बस सारी ज़िंदगी मेरी नौकरी करना। मीर ने सर्द आवाज में कहते ही कॉल काट दी थी और अब वो कोई दूसरा नंबर डायल कर रहा था। कॉल पिक होते ही मीर ने सर्द आवाज में बोला, दाद, मुझे 1 घंटे तक खबर मिलनी चाहिए कि एयाज दोनों टांगों से माजूर हो चुका है और फाइल रिकवर करो। इसके अलावा मेरी लंदन की फ़्लाइट बुक करो। जी साहब, आपको खबर मिल जाएगी लेकिन 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 साहब, आज तो आपने हवेली जाना था, बट अब लंदन जाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साहब, हवेली में तो छोटे सरकार के बेटे की मंगनी है। करमदाद, सलार ने चुपते हुए दाद को टोका। जी साहब जी, करमदाद ने गड़बड़ाकर जवाब दिया, मेरे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बिजनेस? फैमिली को तो इसने 6 साल पहले ही छोड़ दिया था जब वो 22 साल का था। बड़ी सरकार अब्बा ने इसे सियासत में शामिल होने को कहा और मीर ने बिजनेस को तरजीह दी। इस बात पे बड़ी बहस हुई और मीर को हवेली से निकाल जाने को कहा तो मीर ने इसी दिन हवेली को छोड़कर शहर में बसेरा किया और आज वो मुल्क का नामवर बिजनेसमैन है। साहब जी, बिजनेस, कर्मदार ने डरते डरते कहा, तो फिर लंदन के लिए फ़्लाइट बुक करवाओ और बहस क्यों कर रहे हो? सलार ने सर्द आवाज़ में कहा, जी साहब जी, जैसा आप कहो। करमदार ने मौबाना अंदाज में जवाब देकर खुदाफिज कहा और हुक्म भी माना है और बहस भी करनी है। करमदाद, ये तुम ही कर सकते हो। सलार बड़बड़ाया, हाँ, ये मासूम और गद्दार लोग सुबह सुबह मूड ही खराब कर देते हैं। सलार सर झटकते हुए फ्रेश होने चल दिया था क्योंकि अब इसे लंदन के लिए भी निकलना था। प्रियम को सुबह ही बाबा ने बताया था कि आज शाम तक हॉस्टल के लिए निकलना है, तो जो बाकी की तैयारी है वो रह गई है वो अपनी मुकम्मल कर ले। प्रियम को इंतजार था कि आज शायद अम्मा जान या इसके भाई मिलने आएंगे या फिर भतीजियाँ ही आ जाएं, लेकिन किसी ने ना आना था और ना ही कोई इसके रूम में आया। इसलिए वो उदासी बैठी, कभी हाथों के नाखून को तरने लग जाती या फिर इनको जोर से रगड़ने लग जाती। इस तरह करते पूरा दिन गुजर गया और शाम भी हो गई। इतने में बाबा जान ने दरवाजे पर दस्तक की और परी को बुलाया। परी बेटा आ जाओ। जी 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 आई। बाबा को पता था इसने कुछ नहीं करना, इसलिए सारी पैकिंग खुद ही करके ड्राइवर के हाथों गाड़ी में सामान लिखवा दिया था। परी ने आखिरी नज़र कमरे पर डाली और बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठने से पहले इसने पीछे मुड़कर लाजमी देखा जैसे कोई तो इसको खुदाफिज कहने आएगा। पापा ने जब परी को इस तरह देखा तो नरमी से बोले, बैठ जाओ परी गाड़ी में, सारे घर वाले बेहिस हैं। बाबा जान बड़बड़ाए। परी बेदिली से गाड़ी में बैठी और बाबा जान के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। परी, ये लो, ये तुम्हारे लिए मोबाइल लिया है, अब हम रोज़ बात किया करेंगे। पापा ने परी को खुश करने के लिए मोबाइल दिया। परी ने मोबाइल लेकर बेदिली से एक तरफ रख दिया। फिलहाल वो बहुत उदास और डरी हुई थी। बाबा ने जब परी को इस तरह देखा तो समझाना लाजमी समझा। परी बेटा, डरना बिल्कुल नहीं है, दिल लगा कर पढ़ना और सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर लेना। बाबा तुम्हारे साथ हैं। बाबा ने परी के सर पर हाथ रखते हुए समझाया। जी बाबा जान, परी ने आहिस्ता से जवाब दिया। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्टल के सामने पहुंच गए थे। ये लो भाई, परी का हॉस्टल भी आ गया। बाबा ने हंसते हुए परी को तवज्जो हॉस्टल की तरफ की। परी ने बेदिली के साथ अपनी नजरों के सामने खड़ी इमारत को देखा और गाड़ी से बाहर निकली। बाबा जान हॉस्टल के अंदर चले गए और पीछे ड्राइवर परी का सामान निकाल कर लाने लगा। जो राज ना रख सके वो हम राज बदल दो। तुम खेल वही खेलो लेकिन अंदाज बदल दो। अभी मीर सलार लंदन में अपने अपार्टमेंट के अंदर ही पहुंचा था कि सेल फोन रिंग करने लगा। इसने बेदिली से कॉल पिक की। हाँ करमदाद, बोलो, अब क्या मसला है? मुझे कभी तो सुकून लेने दिया करो। साहब, अयाज का काम तमाम कर दिया है लेकिन वो फाइल के बारे में नहीं बता रहा। दाद ने डरते डरते बताया। तो दाद, इसकी कोई कमजोरी ढूंढो ना, अब ये भी मैं बताऊं? सलार ने बेलचक अंदाज में कहा। जी साहब, ढूंढने की कोशिश की मगर इसकी कोई कमजोरी नहीं है। दाद ने बेचारगी से जवाब दिया। तो इसका मतलब हमारे पास आखिरी हल बचता है। सलार ने सर्द आवाज में कहा। जी साहब, मैं समझ गया आपकी बात, अब काम होते ही आपको खबर करता हूँ। करमदाद ने सर हिलाते हुए कॉल काट दी थी। पता नहीं लोग अपनी कमजोरी क्यों नहीं रखते। अब हम जैसे मजबूर और लाचार बंदे
फैमिली को ही बस कमज़ोरी ना बनाए तो और क्या करे। मीर ने बड़बड़ाते हुए तेजिया मुस्कुराहट के साथ सेलफोन को पॉकेट में घुसेड़ा और गुनगुनाते हुए बेडरूम में घुस गया। परी ने जैसे ही हॉस्टल रूम में कदम रखा, कोई चीज़ ठा गया करके आके चेहरे पर लगी और फुल वॉल्यूम में गाने के बोल इसके कानों में पड़े। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, राज ये इसने मुझ पे खोला कि इश्क मोहब्बत जिसके दिल में, इसको पसंद करता है ये मौला, मेरा दिल यही मौला यार। परी ने आंखें घुमा कर देखा तो इसकी हम उम्र लड़की उछलती कूदती नजर आई। लड़की ने भी परी को मुड़कर देखा और भागती हुई परियाम के पास आई। इसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी जैसे यकीन करना चाह रही हो। ज्यादा जोर से तो नहीं लगा? ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ है। आपको जोर से तो नहीं लगा? इस लड़की ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। नहीं लगी, ओके। प्रियम ने इसके हाथ पीछे करते हुए कहा, थैंक गॉड, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं आप गुस्सा तो नहीं करेंगी और गुस्से में मेरे बाल ही ना उखाड़ ले। एक्चुअली आप ही ने बताया था कि हॉस्टल में लड़कियां छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती हैं, इसने हंसते हुए बताया। नहीं। अब परी को कौन सा हॉस्टल में रहने का तजुर्बा था? परी ने आहिस्ता से जवाब दिया और आगे बढ़ना चाहा जब इस लड़की ने परी का रास्ता रोका। ओके, बाय द वे मेरा नाम अहाना है और मेरे घर वाले मुझे प्यार से हानी कहते हैं। अब आप इतनी खूबसूरत और क्यूट हैं तो आप ही मुझे हानी कह सकती हैं। हानी ने परी के सुर्ख गाल छूते हुए कहा। ओके, हाय लॉ, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? परी ने दिल में सोचते हुए जवाब दिया। बट आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। हानी ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम परियाम है। ओ, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। हानी ने फिर से परी के फूले गाल खींचते हुए कहा, मैं सामान रख लूँ कबर्ड में? परी ने डरते डरते हानी से पूछा जैसे वो रूम की मालिका हो और परी गुलाम। हाँ हाँ मिर्जान, ये तुम्हारा भी कमरा है। हानी ने हंसते हुए परी से कहा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर जान कह रही है। परी ने ब्लश होते गालों के साथ अपना सामान रखने लगी। नहीं मतलब, जान कहने पे कौन इतना शर्माता है? अब परी को किसी ने पहली बार जान कहा, वो तो शर्माएगी ही ना। एक दुनिया हमें खराब मिली, एक दुनिया को हम खराब मिले। अभी वो एयरपोर्ट से बाहर ही निकला था कि जहां दूर से इसे करमदाद गाड़ी के पास नजर आया। वो सामान को खींचता गाड़ी के पास पहुंचा। करमदाद को सामान पकड़ाता खुद गाड़ी की पिछली सीट पर आरामदायक अंदाज में बैठा। करमदाद सामान को गाड़ी में रखता है जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। करमदाद ने बंद आंखों के दांत को पुकारा। जी साहब जी, दाद ने ताबदारी से जवाब दिया। गाड़ी को घर की बजाय अपनंदी विला में मोड़ लो। मीर ने आहिस्ता से दाद को हुक्म दिया। जैसा आपका हुक्म मीर साहब। गाड़ी को अफनंदी विला की तरफ मोड़ते हुए जवाब दिया गया। करमदाद जानता था मीर सलार हैदर अफनंदी हाउस तभी जाता है जब वो अपनी फैमिली को याद करके थोड़ा अफसोदा या गमगीन होता है। और अफनंदी हाउस वो घर है जहाँ मीर का भाइयों जैसा दोस्त जवार अफनंदी रहता है और वहाँ जाकर मीर अपना हर गम भूल जाता है। जब ये मीर हवेली को खैराबाद कहा था तब इन लोगों ने मीर को मेंटली ही नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। अफनंदी हाउस के आते ही करमदाद की सोचों को भी ब्रेक लगा। अब तुम घर चले जाओ दाद, मैं खुद ही आ जाऊंगा सवार के साथ। मीर ने गाड़ी से निकलते हुए दाद को मुखातिब किया। दाद ने सर जाते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। अफनंदी हाउस के गार्ड ने भी मीर को देखते ही गेट खोल दिया था। मीर ने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने ही सोनिया जवार की बहन सीढ़ियों से उतरती नजर आई। सोनिया की नज़र भी फौरन सलार पर पड़ी और वो भागते हुए सलार के पास आई। हाय हैंडसम, लॉन्ग टाइम नो सी। इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई मिस्टर खड़ूस को? सोनिया ने मीर से मिलते हुए शिकवा किया। हम जैसे गरीब लोग फिर भी याद कर लेते हैं, आप जैसे शहंशाह बंदों को तो ये भी तौफीक नहीं होती। मीर ने जवार को आते हुए देखा तो सोनिया के बालों को हाथ में बिखेरते हुए फिक्रा कसा। जवार ने आते ही मीर को जोर से गले लगाया और बोला, बस बस, हम तुम्हें ना जानते होते तो मान लेते कि तुम गरीब बंदे हो। अब बंदे को इतनी लंबी भी नहीं छोड़नी चाहिए कि यकीन करना मुश्किल हो, कि नामुमकिन हो। और नहीं तो क्या, मैं मजबूर बंदा अपने घर को छोड़कर बार बार तुम लोगों के दर पर आ जाता हूँ। मीर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो इसलिए कहती हूँ कि घर पर ऐसी कोई मसरूफियत ले आओ जो घर से बाहर ना जाने दे। यार मैं तो ले भी आऊँ, तुम्हारे भाई को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। मीर ने बेचारगी से कहा, ओह मेरे यार, तू बस ही कर दे। अगर तुझे लिफ्ट नहीं करवाता तो हम जैसे गरीबों को तो अल्लाह ही हाफिज है। सवार ने मीर के बाजू पर मुक्का मारते हुए कहा, और पता है सोनी, पिछले हफ्ते मिस्टर सुहेल जो बिजनेस पार्टी दी थी, इसमें क्या हुआ? जवार बोल ही रहा था कि सोनिया दरमियान में जवार को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि वो अक्सर ही पता है अल्फाज बोला जाता था। नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस पार्टी में ही नहीं थी ना। वही बता रहा हूँ बदतमीज। जवार ने गड़बड़ाकर सोनी को कहा, जबकि इस दौरान मीर और सोनिया हंस हंस कर पागल हो चुके थे। ओके ओके बताओ, सोनी हाथ उठाते हुए बोली, वरना शायद वो बात ही ना बताए। तो हुआ यह कि इस पार्टी में ब्यूटीफुल लड़की मीर के पास आई और बोली, हाय हैंडसम। आगे से मिस्टर कहते हैं, हैंडसम मुझे एक ही लड़की बुलाती है और वो बहरहाल तुम नहीं हो। इसके बाद मीर को कहती, कभी हमारे साथ भी कॉफ़ी पीने चले? तो जनाब कहते हैं, कॉफ़ी हमेशा तन्हाई में पीता हूँ। तब तो इस लड़की का चेहरा देखने वाला था,
तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी बेचारी ने, चाय की ऑफ़र कर दी। तो मसूफ़ का जवाब सुनो, चाय मैं जब डिप्रेस होता हूँ तब पीता हूँ, अब तुम्हारे साथ डिप्रेस होकर तो जाने से रहा। हाँ, मैं स्मोकिंग दूसरों के साथ कर लेता हूँ, अगर कभी इरादा बने तो बताओ। इसके बाद वो लड़की हमारे आसपास भी नजर नहीं आई। सवार ने हंसते हुए बताया, ओह माय गॉड, मीर ये बातें कोई लड़कियों से करता है? सोनिया ने हंसते हुए अफसोस से मीर की तरफ देखा। यार, तो मैंने कौन सा लड़कियों के साथ बातें करने की डिग्री ली हुई है? मीर ने सर झटकते हुए कहा, मीर आपने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, आपको कोई नहीं बदल सकता। नहीं नहीं सोनी, क्या पता कोई ऐसी हो जो मीर सलार हैदर को बदल दे। जवार ने मीर की तरफ मजाकिया अंदाज देखते हुए कहा, सवार साहब फिलहाल तो कोई ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो मीर सलार हैदर को बदल दे। अगर ऐसा हुआ तो मीर इसकी जिंदगी बदल देगा, मीर ने दो टोक अंदाज में कहा। जिंदगी दूर खड़ी एकदम मुस्कुराई, जैसे वो यही बात जल्द ही मीर के मुंह पे मारने वाली हो, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहा। तुम दोनों ने सिंगल ही मरना है। मैं बुआ को डिनर का कह के आती हूँ, मामा पापा आंटी के घर डिनर करके ही आएंगे। सोनिया ने किचन की तरफ जाते हुए जलकर कहा, मैं तो बहुत जल्द किसी को पटा लूंगा, तुम्हारे मीर की गारंटी नहीं दे सकता। जवार ने पीछे से हाँक लगाई। अब पीछे मीर के थप्पड़ थे और जवार की गुदगुदी थी। मेरी खामोशियों को माफ करना, मैं जवाब हूँ बस लाजवाब का। परी परी जल्दी उठ जाओ, कॉलेज से लेट हो जाना है हमने। हनी ने बिस्तर पर परी को खींचते हुए कहा। हनी, आज मैं नहीं जा रही। परियाम ने हनी पर चीखने की वजह से आहिस्ता से बोली, पर हनी की वो चीखते से कौन रोक सकता है? क्या? हनी ने चीखकर परी की तरफ देखा। परियाम मैडम, तो पिछले 2 हफ्तों में गिनती के 1-2 बार ही कॉलेज गई हो, और आज भी तुमने नहीं जाना। आज तो तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़कर जा सकती। हमने बाजार से कुछ बुक्स भी लेनी है, तो आज हमने छुट्टी के बाद वहां जाना है। हनी ने परी को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया। बाजार? फिर मैं नहीं जा रही। परी ने बिस्तर पर दराज होते हुए कहा। हानि को इतने दिनों में पता चल गया था कि वो हजूम वाली जगहों से घबराती है, इसलिए वो क्लास भी छोड़ देती है। पर हानि को परियाम इतनी प्यारी और मासूम लगती है कि वो परी को कॉन्फिडेंट लड़की बनाना चाहती है। जा तो वो क्लास वाले उसके साथ भी सकती थी, पर हानि ने परी को साथ लेकर ही जाना है। अगर तुम नहीं जाना तो मैं भी नहीं जा रही। सुबह मैम पूछेंगी तो बता दूंगी, मेरे साथ बाजार जाने वाला कोई नहीं था। हानि ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं तुम जाओ, मैं कुछ कर लूंगी। परी ने सर को खर्च करते हुए बोली। जब भी परी परेशान होती है, शर्मिंदा होती, तो ये सर में खारिश करने लग जाती। मैंने कहा ना, मैं भी नहीं जा रही। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बातें करती रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। तुम्हें तो मेरे होने या होने से फर्क ही नहीं पड़ता। हानि ने परी को ब्लैकमेल करने के लिए काफी गुस्से से बातें सुनाई, पर परियाम सदा की भोली ब्लैकमेल हो चुकी थी। हालांकि परी ने कभी हानि को अपने साथ बातें करने के लिए नहीं कहा, वो तो खुद दो चार लफ्ज बोलकर चुप हो जाती थी। ये तो हानि हर वक्त पटर पटर बोलती रहती। मैं चल रही हूँ कॉलेज। परी ने हानि के गुस्से से डरते हुए कहा। ये हुई ना बात मेरी जान। हानि ने जल्दी से खड़े होते हुए परी को घुमाया। वल्लाह वल्लाह, कैसे मुंह फाड़ कर जान कह देती है कि हानि भी ना। परी ब्लश होते हुए गालों के साथ दिल में सोचते हुए तैयार होने चल दी। अभी परी और हानि क्लास के लिए कॉलेज के पार्किंग एरिया से गुजर रही थी कि दूसरी तरफ से मोड़ काट कर आती गाड़ी के नीचे आने वाले बाल बाल बच गई थी, और गाड़ी में बैठा सवार भी एकदम परेशान हुआ। ओह, सोनी को कॉलेज से ड्राइवर की गैर मौजूदगी की वजह से वो पिक करने आया था। हानि ने गुस्से से गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी की तरफ बड़ी के इसके बाजू को खींच कर रोकने की नाकाम सी कोशिश की थी, मगर वो हानि यार किसी को ना छोड़ने वाली। ए मिस्टर, शीशा नीचे करो। हानि ने शीशा बजाते हुए कहा। और सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे से कॉल से गुजर रही है। जवार शर्मिंदा होते हुए बोला। मिस्टर, अंदाजे की बात ना ही करो तो अच्छा है, मुझे पता चल गया है सामने वाले को गाड़ी चलानी नहीं आती। हानि जवार पर गुस्सा करते हुए बोली। क्या मतलब आपकी इस बात का? जवार ने भी शर्मिंदगी को बुलाते हुए कहा। मतलब यह कि मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था कि किसी को गाड़ी पहली बार मिली है और वह शौकी से चलाते हुए आ रहा है। हनी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। ऐसा करते हुए जवार को इतनी अच्छी लगी कि जवार का दिल किया कि वो अपना सारा गुस्सा भूल जाए, मगर बदतमीज लड़की को जवाब भी तो देना था। देखो लड़की, मैं 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। जवार थोड़ा तहम्मुल से बोला। फिर तो ये बात आपको शर्म के बारे किसी को बतानी ही नहीं चाहिए। वो क्यों भला? इसलिए कि आपके लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहे हो और बुढ़ापे तक गाड़ी चलानी नहीं आई। हानि ने राजदाना अंदाज में कहा। इस दौरान परी हानि का बाजू पकड़कर खींचने ही लगी हुई थी। व्हाट? सवार गुस्से से इतना ही कह सका। एक तो गाड़ी का तनाव, दूसरा बुढ़ापा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कहे तो क्या कहे। और इन्हें तो क्या, मुझे देख लो, 1-2 बार सीखी है और अब बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। हनी ने फखरिया कहते हुए इसे चढ़ाया। और मुझे बताने का मकसद? सवार ने तंजिया पूछा। आपको इसलिए बताया कि कुछ तो शर्म कर ले। आपकी बेटी की उम्र होने के बावजूद आपसे अच्छी गाड़ी चलानी आती है।
आप भी थोड़ा ड्राइविंग पर ध्यान दें। इससे पहले कि जवार इसकी बात समझता पारी इसको खींचने में कामयाब हो गई थी और जवार गाड़ी में बैठा अपने बुढ़ापे और बेटी की उम्र सोच रहा था। मीर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हंसते हुए जवार की तरफ देख रहा था। हाँ हाँ, तुम बेशर्मों की तरह हंस लो, तुम्हें इसीलिए बताया ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। जवार ने गुस्से से मीर की तरफ देखा। यार, मेरी ऐसी मजाल के मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं? ये काम तो तुम्हारी बच्ची की उम्र की लड़की नहीं कर सकती है। मीर ने हंसते हुए कहा। जवार का कसूर इतना था कि उसने आते ही अपने साथ हुए हादसे को मीर को बता दिया और तब से मीर की हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। नहीं मतलब, मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ? किसने खुद को मेरी बच्ची की उम्र की कह दिया? जवार ने परेशानी से मीर से पूछा। ये सवाल तुमने उस बच्ची से ही पूछ लेना था जिसने जवार अफनंदी को बूढ़ा कर दिया। इसको तो मैं पूछ लूंगा, कभी मिले तो सही। जवार ने पर सोच अंदाज में कहा। मतलब बस बस, पहले काफ़ी नहीं हुई जो अभी और भी करवानी बाकी है? मीर ने तंजिया पूछा। हाँ, तुम तो बातें कर सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसा होता जो नहीं है। सवार गुस्से से मीर की तरफ देखा। पहली बात ये कि मैं अपने साथ ऐसा करने वालों का मुंह तोड़ दूं, और दूसरी बात, मुझे देखती सारी बातें वैसे ही भूल जानी है। सुनो, आई एम हैंडसम। अब कोई मुझे बाप तो कह नहीं सकता। मीर ने पहले दो ठोक अंदाज में और फिर हंसते हुए कहा। हाँ, इसीलिए सारी लड़कियां मुझे छोड़कर तेरी तरफ भागती हैं और मिलता फिर भी इन्हें कुछ नहीं है। सवार भी हंसते हुए जवाब देने लगा। अच्छा, वो काम बता जिसके लिए तू मेरे पास आया है। सलार सीरियस होते हुए बोला। वो लड़कियों के जिक्र पर ऐसे ही सीरियस हो जाता था। अच्छा बस बताता हूँ, लड़की के नाम पर ऐसे चिढ़ता है जैसे तेरे साथ किसी ने बेवफाई की हो। सवार ने भी चिढ़ते हुए कहा। सवार सवार बी सीरियस, नहीं तो अपने ऑफिस से धक्के देकर निकलवा दूंगा। मीर ने वार्निंग देते हुए कहा। और कुछ भेद नहीं था कि वो ऐसा कर भी देता, क्योंकि एक दो बार सवार को अपने घर से निकाल चुका था। सवार ने मजबूरन सीरियस होकर मीर को बिजनेस की बात बतानी पड़ी। हाँ नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारे पर में क्या सोच रहा होगा? परी पिछले 2 घंटों में कोई 50 बार ये बात दोहरा चुकी थी, और जब हॉस्टल पहुंची तो तब से खड़े होकर यहाँ फिर बैठकर बस यही एक बात दोहराई जा रही थी। परी, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। अगर वो नहीं भी सोच रहा होगा तो तुम बार बार बोलकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दोगे जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अभी इसकी माफी भी नहीं है। हानी ने परी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ, तुम ये सोचना क्या परी? अब यही सोचती रहूं मैं कि मेरी जिंदगी में सिर्फ यही चीज रह गई है? हनी ने बेयकीनी से परी की तरफ देखा। नहीं लेकिन तुम्हें शर्मिंदा भी तो नहीं हो? परी ने बेचारगी से कहा। देखो मेरी जान, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम यूं परेशान हो रही हो। हनी ने परी को चेहरे के हाथों में लेकर कहा। ओके, बट तुम मुझसे ये तो ना कहो। परी ने ब्लश का परी ने ब्लश करते हुए गालों को रगड़ा। हानि को पता चल गया था कि वो इसके जान कहने पर की बात करिए। मैं ये ना कहूँ, मगर तुम्हारे लाल गुलाबी गाल इतने अच्छे लगते हैं ना कि बार बार जान कहने को दिल करता है। हानि ने परी को चिढ़ाते हुए कहा। तुम बेशरम हो। परी शर्मा कर बिस्तर में घुस गई। तुम बहुत हसीन हो और बहुत मासूम। हानि ने अपने सेल पर आती आपी की कॉल अटेंड करते हुए बोली। परी को पता था अब वो अपनी आपी को पूरे दिन की रवा दवा परी की ढेर सारी बातें और तारीफें करने के बाद ही कॉल बंद करेगी, और इतने में वो खुद नींद पूरी कर लेगी। मिलावट का दौर है साहब, मिलावट का दौर है। हाँ हाँ में हाँ मिलाया करो। मीर ने अभी ऑफिस में कदम ही रखा था कि सेल फोन के रिंग ने अपनी तरफ मतवज्जो किया। हाँ बोलो तो क्या बात है? मीर ने कॉल पिक करके सेल फोन का आंसर लगाया। जी साहब, राणा साहब के साथ जो ज़मीन की डील हुई थी, अब वो इससे इनकार कर रहा है। करमदाद ने मोहतबाना अंदाज में कहा। और तुमने राणा साहब के इनकार की वजह मालूम की? सलाह ने माथे को रगड़ते हुए कहा। जी साहब, पता चला है कि अफनान खान ने राणा साहब को हमसे ज़्यादा पैसे का लालच दिया है और राणा जी लालची हो गए हैं। जी साहब जी। तो फिर दाद इस लालच को ख़त्म करना पड़ेगा। मीर ने चेयर पर हिलाते हुए कहा। जैसा आपका हुक्म साहब। आप 1 मिनट दाद, मुझे खुद राणा से मिलने दो। इसे मीर सलार हैदर को भी तो जानना चाहिए कि मीर सलार हैदर क्या चीज़ है। इसके बाद ज़मीन की डीलिंग भी हो जाएगी। मीर ने कुछ सोचते हुए कहा। तो साहब, मैं मुलाकात का इंतजाम करवाता हूँ। दाद, ख्याल रखना हजूम वाली जगह ना हो, तुम जानते हो मीर गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। जी साहब, आपकी पसंदीदा जगह होगी। दाद ने समझते हुए सर हिला। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। राणा साहब ने ओके साहब जी। अफनान खान, बहुत ऊंचा उड़े हो, तुम्हारे पर तो मैं खुद काटूंगा। बस थोड़ा सब्र कर लो, पहले इस राणा से निपट लो। मीर ने बड़बड़ाते हुए लैपटॉप खोलने लगा। अब तेरा जिक्र होने पर हम लाहौल वाला कुव्वत पढ़ते हैं। मिस्टर नुमान, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि आपके साथ बिजनेस डील में हमें बहुत फ़ायदा देगी। जवार ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए कहा। आज जवार की मिस्टर नुमान के साथ मीटिंग थी जो बखूबी अंजाम तक पहुंची थी। जी बिल्कुल, मुझे भी यकीन है हम साथ मिलकर अच्छा बिजनेस करेंगे। मिस्टर नुमान ने खुशदिली से जवाब दिया। ओके, कल मीर के ऑफिस में डील फाइनल कर लेंगे।
सवार हाथ मिलाते हुए अपनी गाड़ी की जानी बढ़ा। गाड़ी को नॉक करते हुए इसकी नज़र सामने सड़क पर गई तो सवार वहीं स्टिल हो गया, क्योंकि सामने वही लड़की अपने दोस्त के साथ खड़ी नजर आई जिसने कुछ दिन पहले इसकी इंसल्ट की थी। जिस शाहकार का था इंतजार, वो शाहकार आज नजर आ ही गया। सवार ने मुस्कुराते हुए गाड़ी इनकी तरफ मोड़ी और इनके करीब जाकर रोकी। हाय गर्ल्स, सवार ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। परी और हानी ने परेशानी से सवार को देखा। हानी पहले ही परी को बड़ी मुश्किल से शॉपिंग के लिए साथ लाई थी और ऊपर से शॉपिंग मॉल में 2-3 लड़के लफंगों ने परी को छेड़ा तो वो डर के मारे कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए वो दोनों हॉस्टल में वापस जाने के लिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकली थी। ऊपर से ये मुसीबत नाजिल हो गई थी। परी ने तो बाकायदा हानि का बाजू पकड़ लिया। मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप दोनों पर नजर पड़ी, सोचा आपसे कुछ ज्ञान ही लेता जाऊं, मुफ्त में जो बांटती रहती है। सवार ने हानि को देखते हुए तंजिया कहा। आप कौन? हम तो जानते ही नहीं। इस तरह सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? हानि ने सवार से छुटकारा पाने के लिए कमाल मासूमियत से कहा। तो परी ने हैरानी से हानि को जैसे जैसे इसका दिमाग तो सही है। व्हाट, आप मुझे नहीं जानती? सवार ने कसदन दूसरा फिक्र नजरअंदाज करके हैरानी से हानि की तरफ देखा। क्यों, आप कोई मिनिस्टर है जिसे हर कोई जानता है? नहीं, मैं वो हूँ जो उस दिन। अभी सवार बोल ही रहा था कि जब हानि ने इसकी बात काटी। हाँ हाँ मालूम है, अब तुम लफंगों की तरह वो मुलाकात याद दिलाओगे जिसका कोई वजूद ही नहीं होगा, और फिर बोलोगे कि आप मुझे पहली नज़र में पसंद आ गए और मेरी रातों की नींद उड़ गई वगैरह वगैरह। हेलो हेलो हेलो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था। मैं तो तुम्हें, क्योंकि ये बात जब मैंने कह दी है तो इसलिए तुम हमारे सामने खुद को शरीफ ही बनाओगे। हनी ने एक बार फिर सवार की बात काटी। ओ मैडम, मैं ऑलरेडी शरीफ हूँ, आपके सामने बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सवार ने दिल मिलाते हुए कहा। ओ, हर आवारा शख्स अपने बारे में यही बयान करता है। हानि ने ये कहते हुए परी का हाथ थामा और सड़क क्रॉस कर गई। पीछे सवार सिर्फ गुस्से से दांत पीस कर रह गया था। मैं सवार अफनंदी, जो अपने सर्कल में बहुत शरीफ और हैंडसम है, तो मैं आवारा और लफंगा लगता हूँ? तुम्हें तो मैं अब की बार नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मिल जाओ। सवार दांत कचकचाते हुए गाड़ी में बैठा। लोग अच्छा नहीं समझते यार, मैंने अच्छा बन के भी देखा। मीर राणा साहब से मिल लो। और इससे सिग्नेचर करवाने के बाद रात को 9 बजे व्हाइट विला पहुंचा था। फ्रेश होने के बाद वो सिर्फ बनियान ट्राउजर में बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। बनियान में भी इसका कसरती जिस्म वाज़ेह हो रहा था। बिलाशुबा वह खूबसूरत मर्द था जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। दरवाजे पर होती दस्तक ने इसे अपनी जानिब मुतवाज़िल किया। यस कामिन। मीर ने भारी आवाज़ में इजाज़त दी। सलाम साहब, करमदाद ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम करमदाद, कहो कैसे आना हुआ? मीर ने बाला में हाथ फेरते हुए पूछा। साहब, हवेली से बड़ी बीबी साहिबा की कॉल आई थी कि अम्मा जान 2 दिन बाद अपना चेकअप करवाने शहर आ रही हैं, तो आप इनसे हॉस्पिटल में मिलने चले जाइएगा। दाद ने मधुबाना अंदाज में कहा। 4 साल पहले मीर की अम्मा जान को किडनी का प्रॉब्लम हुई थी, तब वो शहर आई थी और मीर ने तब से ही इनसे मिली थी। इसके बाद अम्मा जान की किडनी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी, मगर मीर की डॉक्टर को धमकी के बाद मीर को मिलने के लिए हर महीने बगैर किसी वजह के और चेकअप करवाने आती थी, और इस बात को सिर्फ मीर, अम्मा जान और बड़ी भी और दाद ही जानते थे। ठीक है दाद, मैं मिल लूंगा। इस दिन की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, बाबा जान को किसी तरह बिजी करवा देना। मीर ने माथा मसलते हुए, जैसा आपका हुक्म साहब जी। बड़ी बीबी साहिबा ने कहा है कि गुड़िया को भी टाइम निकाल कर मिल लीजिएगा। दादा ने जवाब देते हुए बताया। तुम्हारी तुम्हारी बड़ी बीबी मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म नहीं चलाती। मतलब जिस मीर सलार के हुक्म पर लोग चलते हैं, वो मीर तुम्हारी बड़ी बीबी के आगे कुछ नहीं है। मीर ने सर खुजाते हुए कहा। जी साहब जी। दादा ने मुस्कुराते छुपाने के लिए सर नीचे किया। ठीक है दादा, फिर कल मिलते हैं। मीर ने दादा को जाने का इशारा करते हुए कहा। हाँ, कितने साल हो गए हवेली से दूर है, और गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि पढ़ने के लिए शहर भी आ गई और मुझे भी खबर नहीं है। मीर अपनी बेखबरी पर अफसोस करते हुए किसी को कॉल मिलाने लगा। सुलझा हुआ ज़रूर हूँ, मगर उलझने से गुरेज कीजिएगा। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमें फीडबैक क्लास भी दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि ये नया नॉवल आपको कैसा लगा। फी मानिल्लाह, फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड में नए नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।